नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और ये शो पूरी तरह से आपका है, जहां पर हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर, आपकी क्वेरीज पर सही और सटीक सलाह आपको देते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि आप हमारे साथ शो में किस तरह से जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। उस नंबर में आप फोन करिए, SMS करिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त लाइव है। फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। वहां जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, अजित मिश्रा। लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक आपको बता देते हैं। देखिए शुरुआत अच्छी हुई थी बाजार की, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली, खासकर की निफ्टी में। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल यहां पर 20 से 22 अंकों की गिरावट है। 25,703 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मजबूती यहां पर जरूर नजर आ रही है। देखिए आप 100 अंकों की तेजी के साथ 61,273 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी आप देखेंगे करीब करीब 60 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में भी हावी हो रही है। निफ्टी के गेनर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए टाटा स्टील, हालांकि आज मेटल पैक से बाजार को काफी सपोर्ट मिल रहा है। इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 1.5 से 2% की तेजी आप मेटल पैक में देख सकते हैं। टाटा स्टील में निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है 3.25% की तेजी के साथ। आईटी से आज आप देखेंगे यहाँ पर भी करीब 1.25 से 1.5% की तेजी है। इटिना स्वदेश को एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिली है, 20 से 40% तक के सिगरेट के दाम बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आज सारे टोबैको शेयर्स हैं उनमें अच्छी तेजी नजर आ रही है। और आप आईटीसी में भी देख सकते हैं करीब 1.25 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ग्रासिम में भी 1.5% की तेजी नजर आ रही है। JSW स्टील और एक्सिस बैंक में भी करीब करीब 1% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। वहीं निफ्टी के लूजर्स पर आप नजर डालेंगे तो देखिए ONGC में आज 3% से ज्यादा की गिरावट है। इटर्नल भी कल भी यहां पर थोड़ा सा प्रेशर नजर आया था और देखिए आज भी यहां पर दिख रहा है करीब 2.25% की गिरावट है। टेक महिंद्रा 2% से ज्यादा की गिरावट। विप्रो और कोल इंडिया में भी करीब 1 से 2.5% की गिरावट इस वक्त हावी होती हुई नजर आ रही है। एडवांस और डिक्लाइन के रेशो पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं तो देखिए इस वक्त 1484 शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं जो डिक्लाइन का रेशो है वो 1346 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए मार्केट चेक मैंने आपको दिया। कमजोर शुरुआत के बाद यहाँ पर अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन अब एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले मार्केट के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन अब निफ्टी पे ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अच्छे मूव्स यहाँ पर दिखा रहा है। इस वक्त बाजार की चाल को आप किस तरह से दिख रहे हैं? शुक्रिया तृप्ति बिल्कुल। देखिए ये थोड़ी सी चीज अब यही हो गई है कि शायद एक सेक्टर बैंकिंग जो कि सारी हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, बाकी सब या तो साइडलाइंस पे हैं या फिर रोटेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन है, बावजूद इसके कि टोन पॉजिटिव है, ओवरऑल बायस पॉजिटिव है थैंक्स टू बैंकिंग। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा, जहां पे कि 25,800 और 25,600 इस बैंड के अंदर आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब भी आप देखेंगे कि डिसाइसिव ब्रेकआउट हो आपका 25,800 के ऊपर, तब शायद 26,000 वाली चीज आपको इंडेक्स में देखने को मिले। बैंकिंग ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि आप जल्दी ही वहां पे 61,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो विद इन दी सेक्टोरल फ्रंट आपको बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप इंडेक्स पे बेट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेलेक्टिव स्टॉक्स फ्रॉम ऑटो, आपका मेटल काउंटर्स, एनर्जी, यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है और एवरीडे खासतौर से PSU बैंक्स में। तो इन पे आप फोकस रखिए जब तक कि इंडेक्स में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ना आ जाए 25,800 के ऊपर। 25,800 एक अहम लेवल होगा निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है और बैंकिंग शेयरों पर आप इस वक्त फोकस करके चलिए। और देखिए PSU बैंक शेयरों से आज बाजार को काफ़ी कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया अपने पहले कॉलर को शो में जोड़ने का और इस वक्त हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं। विजय, हाई, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून, आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। जी।
आई गॉट, मेरे पास ओला मोबिलिटी के करीब करीब 2500 शेयर है। वो एट द टाइम ऑफ बजट मेरे को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक मूवमेंट में आ जाएगा एट द रेट ऑफ 35। तो मेरा टाइम कवरेज भी आई थिंक मोर देन, मैं 10 दिन के ऊपर रहा नहीं दे सकता। प्लीज गाइड करिए। ठीक है विजय, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। हमारे साथ अजीत जी बने हुए। अजीत जी, विजय हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। उनके पास जो शेयर्स है वो ओला इलेक्ट्रिक के, देखिए आज तो हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। 28 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। उनका जो खरीद प्राइस है 35 रुपये का है। 2000 इनकी क्वांटिटी है और 13,000 से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे चला गया है। क्या आपकी राय होगी ओला इलेक्ट्रिक पर? लगातार खबरों में बना रहता है, कई सारी नेगेटिव खबरें भी लगातार यहाँ पर आती है जिसका इम्पैक्ट भी काफ़ी कुछ शेयर पर नज़र आता है। क्या इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए? आने वाले दिनों में इनका जो खरीद प्राइस है वहाँ तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक आपको? तृप्ति, देखिए, ओला इलेक्ट्रिक एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड में है और जैसे कि आपने भी बताया कि हाल फिलहाल में जो नेगेटिव न्यूज़ आए, चाहे वो अर्निंग्स की तरफ से आए या फिर रिलेटेड न्यूज़ जो थी, कहीं न कहीं टोन नेगेटिव है, स्टॉक आपका रिकॉर्ड लो पे है। मेरी रिकमेंडेशन विजय जी को ये होगी कि अ, इस बार एक बार को नुकसान लेके ये चीज़ अपने ध्यान रखें कि जो स्टॉक 52 वीक लो के पास अपना ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं उस स्टॉक में कभी बाय नहीं करूंगा। ये एक थोड़ा-सा रूल बनाइए। अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको टीवीएस, एमएनएम, बजाज ऑटो, वो सारे ही काउंटर्स हैं जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ज़्यादातर अपने रिकॉर्ड हाईज़ के पास है, 52 वीक हाई के पास है। तो एक बार को नुकसान लेके मेरे हिसाब से इन किसी भी काउंटर्स में, अगर आप ऑटो स्पेस में ही रहना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहाँ कंसीडर कर सकते हैं। का नुकसान लेके बजाज ऑटो, टीवीएस, यहाँ पर आप अपने निवेश लगा सकते हैं क्योंकि इन शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव व्यू ही अजीत जी का आता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा सवाल था त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर जी। 494 पे 7,000 समथिंग क्वांटिटी है। ओके। और क्या करूं, 400 क्रॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, वेट करूं या एग्जिट हो जाऊं? ओके ओके। अजीत जी, हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं और इनका सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स पर है। इनके पास जो शेयर्स है वो 7,000 के समथिंग, 7,260 के आसपास की क्वांटिटी में है। 495 अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और इनकी बाइंग प्राइस से तो काफ़ी नीचे है। 389 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है। करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में और नुकसान तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट कर ले, कहीं और दाव लगाया जाए? बिल्कुल, देखिए, मेरी राय संतोष जी को ये होगी कि आपने काफ़ी पेशेंस दिखाए हैं, बट संतोष जी, अगर आपके पोर्टफोलियो का बड़ा पार्ट अगर एक ही स्टॉक में है, तो डेफिनिटली आपको थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करके चलना चाहिए। बिकॉज़ मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कंसंट्रेटेड पोज़ीशन है और उसकी वजह से नुकसान भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। जैसा आपने भी बताया कि 400 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं। बट जो गिरावट आई थी उससे रिकवरी काफ़ी शार्प आई है। मीन्स आपने जो लास्ट लेग देखा था डिक्लाइन का, 400 से स्टॉक सीधा 310 गया था और वहाँ से रिकवरी काफ़ी स्विफ्ट आई है। तो अब दोबारा से उन्हीं लेवल्स के पास, स्विंग हाइज़ के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद एक अटेम्प्ट हो सकता है इसको ब्रेक करने का, बट नेक्स्ट लेग में करीब 435-40 ये ज़ोन काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी। 375 ये लेवल अब होल्ड होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए और 435-50 के जोन में जब भी दोबारा आता है, एक बार दोबारा से रिव्यू करिए। ये सलाह आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स पर मिलती हुई आई होप आप लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल हमें मिल रहा है वो यूट्यूब से आया है। मनोज ने छत्तीसगढ़ से हमें सवाल भेजा है। इनके पास जो शेयर्स है वो एसबीआई के हैं, 179 की क्वांटिटी है और 800 रुपये ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। एसबीआई काफ़ी अच्छा शेयर है। हाल फिलहाल में जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर एसबीआई का रहा और शानदार स्पाइक्स यहाँ पर एसबीआई ने दिखाई। देखिए आज भी आप देख सकते हैं 1200
1819 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, करीब आधे % की तेजी है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 47% से ज़्यादा चढ़ा है और एक साल में आप देखेंगे यहाँ पर 67% से ज़्यादा के रिटर्न SBI ने बना कर दिए हैं। अजीत जी, क्या सलाह होगी? SBI में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट इन्हें हो रहा है इन लेवल्स पे और इनकी बाइंग प्राइस से तो काफ़ी ऊपर निकल गया है। बने रहना चाहिए, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा प्रॉफिट इन्हें बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल तृप्ति, देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग की स्ट्रेंथ है और बैंकिंग में PSUs जो कि काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से SBI वन ऑफ द टॉप जो आपके परफॉर्मिंग नेम्स में से अभी है। पोस्ट रिजल्ट जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में, काफी अच्छा बायस अभी भी आपके रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है, मेरे हिसाब से हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। तो 1170 बेसिकली वो जोन है जहां पे कि आपका इमीडिएट स्टॉप बनेगा, कॉज काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, तो करीब 50 पॉइंट नीचे का एक लेवल बन रहा है और ऊपर पे आसमान खुला हुआ है, कॉज आप रिकॉर्ड हाइस पे हैं। तो अगर आपका नजरिया बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 1170 का और स्टॉक को मूव करने दीजिए। स्टॉक को मूव करने दीजिए और आने वाले दिनों में भी अच्छे लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे। ऑल टाइम हाई के करीब यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले जो लाइव कॉलर है उन्हें शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नितिन सिंह जुड़ चुके हैं। नितिन, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 600 शेयर्स हैं। ओके। जो मैंने 135 रुपीज पे खरीदा था। दैट वाज इन अराउंड अप्रैल 24। ओके। तो अभी वेदर राइट नाउ आई थिंक इट इज 127। तो वेदर आई शुड होल्ड इट ऑन और वेदर आई शुड सेल इट ऑफ। पंजाब एंड सिंध बैंक आपके पास है? पंजाब नेशनल बैंक मैम। PNB के। ओके ओके। या जी। और हमारे साथ नितिन इस वक्त अजीत जी बने हुए, इनके पास PNB के शेयर्स है और 135 ये अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं और जो क्वांटिटी है वो 600 शेयर्स की है। इस पे राय चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें इन लेवल्स पर PNB में। आज देखेंगे तो देखिए सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करीब करीब 2.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो भी ये 19% से ज़्यादा चला है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी, क्योंकि 135 पर इन्होंने खरीदा है, 127 पर आ गया है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों पर आपका भी बुलिश नजरिया है, तो क्या करना चाहिए? आने वाले दिनों में PNB भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इनके बाइंग प्राइस तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की कि बैंकिंग एज अ पैक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसमें PSUs में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सभी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने काफी पेशेंस दिखाए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल वेट किया है स्टॉक को। लास्ट टाइम जो उन्होंने बाय किया वहीं पे हाइस बनने के बाद एक काफी मेजर करेक्शन झेल के ये स्टॉक दोबारा से उन लेवल्स के पास आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 135-40 के रेंज के पास जरूर रुकता हुआ नजर आएगा। आपको एक 120 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज अगर इस बार 135 के लेवल ब्रेक होते हैं तो 145-50 तक के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बने रहने की राय होगी, बट 120 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अभी फिलहाल आप बने रहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 120 रुपये का लगाना होगा। 135 अगर ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में उससे भी ऊपर के लेवल्स आपको PNB में आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आ रहा है। सुशील शर्मा का सवाल है, सूरत से इन्होंने भेजा है। उनके पास जो शेयर्स है वो है कैप्री ग्लोबल कैपिटल के। शेयरों की संख्या 2700 और जो प्राइस इनने जिस बाइंग प्राइस पे लिया था वो 200 रुपये का है। कैप्री ग्लोबल आज देखिए अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। 176 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे चला गया, जिसके चलते 65,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं। 1 महीना होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने जो हमें क्वेरीज में भेजा है उसमें लिखा है कि 1 महीने तक ये शेयर को होल्ड कर सकते हैं। अजीत जी, क्या 1 महीने में इनके बाइंग प्राइस तक चला जाएगा या इन्हें लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा होल्ड करके रखना चाहिए कैप्री ग्लोबल? चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह के मूव्स नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए एक रेंज बाउंड बायस के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 2-2.5 साल का यही एक टोन है, जहाँ पे कि 150 से लेकर 210 इसी बैंड में ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में लोअर बैंड के पास आया था, वहां से एक रिकवरी रिबाउंड का अटेम्प्ट हो रहा है। 180 पहला पड़ा होगा, उसको क्रॉस करेंगे तब जाके 190-95 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत ग्रेजुअल मूवर है, तो अगर आपके पास टाइम है, आप करीब 3-6 महीने का टाइम होराइजन रखते हैं, तब आप बने रह सकते हैं 160 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक बार 190 से लेकर 200 के जोन आता है तो वहां पे एक बार को आपको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए पोजीशन।
60 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 2 से 3 महीने रखना होगा। 190 के आसपास यहाँ पर आता है, तो एक बार फिर से आप इसको रिव्यू करिए कैप्री ग्लोबल पर, ये आपको सलाह। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां पर हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको लगातार दे रहे हैं। तो आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर विनय जुड़ चुके हैं। विनय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून। मेरे पास L&T के 1000 शेयर है, 3224 के प्राइस है। आई एम एन इन्वेस्टर, तो 2-3 साल रख सकता हूँ, तो उसका टारगेट प्राइस क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा जी उनकी और डिफेंस, ऐसे इसमें डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करना है, तो उसका कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? ये 2 सवाल है मेरे। दूसरा आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हाँ जी, मुझे इन्वेस्ट करने 20-25 लाख डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, AI रिलेटेड और डिफेंस स्टॉक में, तो वो कौन से 3-4 स्टॉक्स होंगे? और L&T के ऊपर मुझे एडवाइस चाहिए। 20-25 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ जी। जी बिल्कुल, ठीक है विनय, आपके दोनों ही सवालों पर आपको जवाब मिलेंगे। अजीत जी, इस वक्त हमारे साथ विनय जुड़े हुए हैं और इनके पास जो पहला इनका सवाल है उसी पर बात करते हैं। L&T के शेयर्स है 1000 की क्वांटिटी में 3224 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और आज देखिए 4302 के लेवल पे L&T में कारोबार हो रहा है और करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी। इस वक्त काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट ये यहाँ पर कमा रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है L&T। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं ये, 1 से 3 साल के लिए रख सकते हैं। क्या बड़े टारगेट्स आने वाले दिनों में यहाँ पर नजर आएंगे? बिल्कुल तृप्ति, देखिए जब भी हम L&T की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडिया के इंफ्रा स्टोरी की। और जिस तरीके से हमने देखा है कि साल दर साल बीच-बीच के कुछ पड़ाव जरूर आते हैं कि जहाँ पे कि स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ नजर आता है, बट लार्जली आपका ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। जिस तरीके से अभी पिछले करीब 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन एंड हुआ है, मुझे लगता है करीब 4700-4800 तक के टारगेट्स आपको 6 महीना से साल भर के टाइम होराइजन में आपको देखने को मिल सकते हैं। और मेरे हिसाब से उन लेवल्स के पास दोबारा से आपको एक बार को पोजीशन को अपना रिव्यू करना चाहिए। उसके अलावा जो सेक्टर्स की उन्होंने बात की कि जहाँ पे कि आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं, देखिए अभी बहुत सारी चीजें नीश जो है कि अभी तक इन पे काम शुरू होना है या फिर होगा, और काफी लंबे टाइम होराइजन के। तो एटलीस्ट अगर आपका व्यू 5 साल 7 साल का है तो डेफिनेटली आप डिफेंस स्पेस में से HAL, BEL, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे कि आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। उसके अलावा अनंतराज फ्रॉम द डेटा सेंटर पैक, जहाँ पे कि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। BEDL फॉर आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स और GMDC, ये कुछ एक ऐसे नाम है जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट आपका टाइम होराइजन काफी लंबा होना चाहिए। बिकॉज पहले आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद फिर आपका एग्जीक्यूशन और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट्स। तो काफी लंबे टाइम होराइजन के अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं इन नामों को। के निवेशक है उस लिहाज से आपको सलाह भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिली है। HAL, भारत डायनामिक्स, अनंतराज, काफ़ी सारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके नाम बताए गए हैं अजीत जी ने। इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, लेकिन ध्यान रखिए अपना जो व्यू है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र। राजेंद्र, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। राजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो जी राजेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैडम, एक तो मेरे पास है एक तो है राइट्स, 200 शेयर है 235। ओके। एक राइट्स है 200 शेयर 235। जी ठीक है। और कितने क्या व्यू रहेगा आपका, कब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं राइट्स को? और एक मेरे पास DB रियल्टी है। AB रियल्टी, ओके। हाँ जी। कितने शेयर्स है?
डीबी रियल्टी है मेरे पास है 1000 शेयर है 185। ठीक है, डीबी रियल्टी डीबी रियल्टी, ओके, ठीक है। 1000 185। जी जी, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर राजेंद्र जी, आपको दोनों ही शेयरों पर सलाह मिलेगी। और सबसे पहले अगर बात करें राइट्स की, तो इनके पास राइट्स के 200 की क्वांटिटी में शेयर्स है। 235 से अपना खरीद प्राइस बता रहे हैं। आज 220 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ गया है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो 11 से 12% तक टूटा है। और एक महीने की बात करें तो वहाँ पर भी करीब 3% तक की गिरावट ही देखने को मिली है। थोड़ा सा नुकसान इन्हें इस शेयर पे, इस काउंटर पे होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा जो इनका शेयर है वो है डीबी रियल्टी। ये बता रहे हैं कि 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 185 इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही शेयरों में ये नज़रिया अपना शेयर नहीं कर पाए, लेकिन अजीत जी क्या करना चाहिए? फिलहाल इन लेवल्स पे होल्ड करके रखे। देखिए डीबी रियल्टी में भी काफ़ी बड़ा नुकसान ये झेल रहे, करीब 63,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान। आज डीबी रियल्टी में भी करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। क्या सलाह रहेगी राजेंद्र जी को? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे राइट्स की अगर बात करें तो एक नेगेटिव ट्रेंड ही अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहा है। मींस मैं देख पा रहा हूँ कि सितंबर मंथ में 2024 रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने की कोशिश हुई थी। स्टॉक का बोनस हुआ, उसके बाद से गिरावट का जो दौर है वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच बीच में रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर हुए हैं, बट वो फेड आउट हो गए हैं। अभी एक चीज जो पॉजिटिव है कि अपने प्रीवियस स्विंग लोज और सपोर्ट जोन उनके पास ये ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक रिबाउंड का अटेम्प्ट दिखे। तो उसमें उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर 230 240 का जो जोन है जिनके पास इनकी बाइंग है, वहां पे एक बार को दिखता है तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट करने की राय होगी। डीबी रियलिटी इसमें भी देखिए बहुत वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहा है। मींस 240 से 90 और फिर एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, बट वो दोबारा स्पीड आउट हो गया और आपने दोबारा से उसको रीटेस्ट करते हुए देखा मेजर लोस को। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब से कोई भी रिबाउंड आता है 140 के पास तो रिड्यूस करने का होगा। और इस तरीके के स्टॉक जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, अवॉइड करिए अगर आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते तो। काफ़ी अच्छी सलाह यहाँ पर अजीत जी ने आपको दी है कि आपका जो एपेटाइट है वो इतनी वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकता है, तो इस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक्स को यहाँ पर निवेश के लिहाज से अवॉइड करके चलिए। इसी के साथ यहाँ पर योर स्टॉक के फर्स्ट एडिशन को समाप्त करेंगे। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। शुक्रिया सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द जुड़ेंगे, आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। जल्द लौटते हैं। योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आप शो में हमारे साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं, सवाल किस तरह से पूछ सकते हैं। तो देखिए, बेहद ही आसान तरीका है सवाल पूछने का। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए, SMS के जरिए आप अपने सवाल पूछिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर जाकर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे कुणाल पराल। लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बाजार पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अब बाजार में थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स नज़र आ रहे हैं। हालांकि निफ्टी निचले स्तरों से करीब 20 अंक रिकवर हुआ और एक रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पर दिखाया, लेकिन फिलहाल लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है निफ्टी। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो अच्छे मूव्स बैंक निफ्टी ने दिखाए हैं। निचले स्तरों से करीब 90 अंकों की रिकवरी है। 61,293 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप 35 से 40 अंकों की गिरावट इस वक्त देख सकते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और देखिए, अच्छी शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ बाजार नजर आया। निफ्टी ने रिकवरी अटेम्प्ट दिया, लेकिन अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी अच्छे मूव्स यहाँ पर दिखाता हुआ, और PSU बैंक शेयरों से भी आज बाजार को काफी सपोर्ट मिल रहा है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? बाजार की बात करें, सबसे पहले तृप्ति आपको गुड आफ्टरनून। एंड निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों इंडेक्स અત્યારે इस लेवल पे पॉजिटिव साइड में है। निफ्टी फिलहाल माइनर करेक्शंस के साथ है, 1 या 2 पॉइंट, एंड व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही था।
जब 10:30 के शो में भी आए थे तब हमने बाई करके चलने की सलाह दी कि 25,630 के अराउंड उस टाइम पे निफ्टी ट्रेड का 25,650 के अराउंड उस टाइम पे निफ्टी ट्रेड कर रही थी। 25,750 का हमने टारगेट दिया था एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 25,900 तक के भी टारगेट हमने दिए थे। अभी फिलहाल 25,720 के अराउंड निफ्टी है, यानी मोस्टली अच्छा खासा रिएक्शन हमें वहां पे देखने को मिला है। यहाँ से वापस अगर करेक्शन आता है 25,650 25,600 तो आप खरीदारी करके चलिए। 25,500 के एसएल के साथ 25,750 का पहला टारगेट होगा, जैसे वो ब्रेक होगा 25,900 दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड बैंक निफ्टी में भी अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिला है। अगर 61,000 आता है तो 60,500 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। 61,600 पहला टारगेट और जैसे वो ब्रेक होगा 62,000 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडेक्स में यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है तो दोनों ही इंडेक्स पर पॉजिटिव व्यू और खरीदारी करके चलने की सलाह। अगर कोई करेक्शन आता है तो वहां पर आप खरीद के चलिए। लेवल्स भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कुणाल ने बताए हैं, उन लेवल्स का और स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो पहला सवाल है उसे शामिल कर लेते हैं। हमें यूट्यूब के जरिए एक सवाल मिला है सुरेश का, और इनके पास जो शेयर्स है वो है एसीसी के 100 शेयर्स है और 2500 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं, और साथ ही इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के निवेशक है, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। देखिए आज अगर हम एसीसी के शेयर पर नज़र डालें, एक बार एसीसी का शेयर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आज देखिए हल्की फुल्की गिरावट है। 1638 के लेवल पे कारोबार हो रहा है और 2500 इनका खरीद प्राइस है, तो इनकी खरीद प्राइस से तो काफ़ी नीचे आ चुका है, जिसके चलते 86,110 रुपये का यहाँ पर इन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल, एसीसी में इन्होंने निवेश किया था और 100 की क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे थे 2500 के भाव पे, काफ़ी बड़ा नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक है, क्या करना चाहिए? एसीसी में बने रहे या फिर यहाँ से निकल के कहीं और पैसा डाला जाए? वेल फंडामेंटली तो अच्छा काउंटर है। टाइम वाइज करेक्शन में ये स्टॉक के प्लस प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने हमें दिखा दिया है। नाउ स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन में है। 2500 के अराउंड उनकी खरीदारी है। एसीसी फिलहाल चल रहा है 1638, यानी कि 900 पॉइंट उनके खरीद प्राइस से नीचे है। अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है 1590 के अराउंड। पहले भी 1590 के अराउंड का सपोर्ट लेकर स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 2100 और 2100 ब्रेक होने के बाद 2700 तक के लेवल हमें दिखाई। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलिए। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो पहला टारगेट आपको 2000 और 2000 के बाद एटलीस्ट 2700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है तो घबराने वाली बात नहीं है। एक बार एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे इस लेवल पे रहेगी मेरी। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन लेवल्स पे आपको बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल है जी संजीव पूछिए। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए संजीव, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, मेरा सवाल है गेल मैंने परचेज किया हुआ है 175 रुपीज पर। ओके। और क्वांटिटी है 185। क्वांटिटी है 180। और दूसरा है ग्रो शेयर है 185 रेट पर खरीदा है और क्वांटिटी है 85। ग्रो आपने किस लेवल पे खरीदा है? एक बार अपना ग्रो का बाइंग प्राइस रिपीट करेंगे संजीव? ठीक है, शायद उन्हें आवाज़ प्रॉपरली नहीं जा रही है। 2 शेयर्स हैं इनके पास, एक तो गेल है जिसकी इनकी जो क्वांटिटी है वो है 185, इनका खरीद प्राइस है। 175 की क्वांटिटी में आज करीब 1% की तेज़ी है। 167 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, लेकिन इन्हें नुकसान हो रहा है 3000 रुपये से ज़्यादा का। कुणाल, सबसे पहले आप गेल पर ही सलाह दे दीजिए, क्योंकि ग्रो के तो इनके जो लेवल्स है वो हमें नहीं पता है क्लियरली। आप गेल पर क्या सलाह देंगे? टारगेट्स इन्होंने नहीं बताया कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों ही सलाह आप रख दीजिए एक बार। गेल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तृप्ति आप देखिए अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। मैं कहूंगा अगर प्रेजेंट लेवल पर अगर एवरेज करना है तो एवरेज करके भी जा सकते हैं। 167 के अराउंड है। यहाँ से बाउंस बैक में 188 और 188 ब्रेक होने के बाद 204 तक के भी लेवल एज अ स्टॉक हमें टारगेट दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है गेल का। सो प्रेजेंट लेवल से तो डेफिनेटली लग रहा है कि एक बार एवरेज करके चलने का स्टॉक मौका दे रहा है, तो इसको लेना चाहिए।
एंड ग्रो की बात कर लेते हैं, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, बिलियनर ब्रेन गैरेज करके स्टॉक का नाम है, 168 के अराउंड है। ऊपरी लेवल पे 184 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 184 जैसे ही ब्रेक होगा 194 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू स्टॉक को देखे पॉजिटिव साइड का है। दोनों ही शेयरों पर पॉजिटिव व्यू गेल और ग्रो के लिए। लेवल्स आप आने वाले दिनों में अच्छे देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लेवल्स का ध्यान भी ज़रूर से रखिएगा, जो स्टॉप लॉस और टारगेट्स यहाँ पर कुणाल ने आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्रीराम जुड़ चुके हैं। श्रीराम, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा नाम श्रीराम है, मैं बैंगलोर से कॉल कर रहा हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट है IRED में। IREDA 2024 मई में परचेस किया था at the rate of 264.18 1500 शेयर्स। सो मेरा क्वेश्चन है कि कैन आई होल्ड द स्टॉक और लाइक बिकॉज बहुत डिक्लाइनिंग में है वो स्टॉक, आई एम काइंड ऑफ कंसर्न, मतलब कितना, मतलब हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स आई शुड होल्ड फॉर द स्टॉक बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फुल्ली डिक्लाइन। सो इसलिए मेरे को जस्ट वांट टू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस, क्या होल्ड करूँ, क्या कितना, मतलब दैट्स द थिंग। जी जी बिल्कुल श्रीराम, आपको इस पर सलाह मिलेगी और हमारे साथ कुणाल बने हुए वो आपको इस पर राय देंगे। कुणाल, बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ श्रीराम जुड़े हुए हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो एरेडा के हैं। 1500 की क्वांटिटी है, 264 इनका बाइंग प्राइस है और देखिए एरेडा तो बिल्कुल इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है। 127 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, हल्की फुल्की तेज़ी है और 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं। इनका पूछना है कि क्या इन लेवल्स पे करना चाहिए, होल्ड करके रखें या फिर अब यहाँ से निकल जाए। आप ही कुछ सलाह दीजिए क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है इन एरेडा में। 264 के अराउंड की खरीदारी है, 127 के अराउंड है। स्टॉक ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा गिर चुका है और मुझे लग रहा है कि उनकी 264 की जो खरीदारी है वो उन्होंने जुलाई 2024 में बनाई है, यानी 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है यहाँ पे ना। वो अगर इतना वेट किया तो मैं थोड़ा और वेट करके चलने की सलाह दूंगा। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी 127 के अराउंड, क्योंकि नो डाउट लॉन्ग टर्म काफी अच्छा है, बट वो जो प्राइस पे खरीदारी करके बैठे हैं वो आने वाले 1 या 1.5 साल में मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। सो इस प्राइस को हम कैसे नीचे लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि प्रेजेंट लेवल पे हम एक बार एवरेज करके चले। 127 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है और पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 182 और 182 के बाद 230 तक के लेवल हमें दिखाई थे। सो प्रेजेंट लेवल पे एक बार आप एवरेज करके चले। ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट 150 का है, 150 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 185 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू यहाँ पे प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलने का है। यहाँ पर फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है और जो आपकी बाइंग प्राइस है वो 1 से 1.5 साल में भी कुणाल को आते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो आप प्रेजेंट लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं। ये सलाह कुणाल ने आपको दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब से बी लक्ष्मण का हमारे पास आया है। ITC के शेयर्स इनके पास 473 के शेयर्स है और शॉर्ट टर्म का नज़रिया है 316 इनका बाइंग प्राइस है, 330 पर कारोबार कर रहा है, 7000 से ज़्यादा का प्रॉफिट है और आज ITC में हम देख सकते हैं करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। कुणाल, ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स, आज जितने भी टोबैको शेयर्स है अच्छा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने जो चैनल के एक्सक्लूसिव सोर्सेज है उनसे जानकारी मिली है कि जो टोबैको सिगरेट पे ITC यहाँ पर 30 से 40% के प्राइस हाइक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज अच्छा खासा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन ITC में हमने देखा था जिस तरह से यहाँ पर ड्यूटी लगी थी उसकी वजह से 1 फरवरी से पहले हमने काफ़ी बड़े करेक्शन आते हुए नज़र आए, लेकिन अब फिर से रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। क्या सलाह होगी? ITC आपको पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर? वेल डेफिनेटली ओवरऑल FMCG काउंटर्स में कुछ प्राइस हाइक होने की बात चल रही है और वो सीधा कंज्यूमर पे जाने वाला है, खास करके ITC और गोडफ्रे फिलिप की बात करें एंड इवेंचुअली बाकी की कंपनियां भी कर सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ऑटो मेकर्स भी अपना जो प्राइस हाइक 7 से 8% का जो प्राइस हाइक लेके चल रहे हैं वो प्राइस हाइक भी आपको ऑटो में देखने को मिलेगा। यानी ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आने वाले दिनों में प्राइस हाइक हो सकता है। नाउ बात करें ITC के 316 के अराउंड की खरीदारी है, 330 चल रहा है। मैं कहूंगा एक बार होल्ड करके चले, 350 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो मैं कहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक में एंट्री मारी है। इसको थोड़ा कन्वर्ट करके चाहिए मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि अगर ये 350 भी अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर 398 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। नाउ
लगे हाथ तब गोडफ्रे फिलिप्स की भी बात कर लेते हैं तो स्टॉक यहाँ पे भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई है। स्टॉक आज के दिन में 14% ऊपर है। जो इंटरमीडिएट टॉप था 2235 का, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज जो आ रही है 2338 के अराउंड वहां पे खड़ा है। अगर आप 2340 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म होगा और उसके बेस पे 2900 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो दोनों स्टॉक में मोमेंटम अच्छी है। प्रेजेंट लेवल पे जो एक्सिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आईटीसी आपके पास है तो आप यहाँ पर आईटीसी होल्ड करके रखिए, आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही गॉडफ्रे फिलिप्स पर भी कुणाल ने अपना व्यू दिया, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप और चलिए अब अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरे पास में एनबीसीसी के 1400 शेयर 120 रुपए के रेट में। ठीक है, और क्या नजरिया रहेगा आपका? नजरिया तो लॉन्ग टर्म रहता है मेरा जनरली। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है। इस वक्त कुणाल हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए हैं ग्वालियर से और इनके पास एनबीसीसी के शेयर्स है। 121 इनका खरीद प्राइस है और अब देखिए 97 पर आ गया है एनबीसीसी। आज आधे % से ज़्यादा की गिरावट है और 1400 शेयर्स इनके पास। फिलहाल 32,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं और लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। क्या करना चाहिए एनबीसीसी में इन लेवल्स पर, क्योंकि काफ़ी नुकसान ये झेल रहे हैं? यहाँ से निकला जाए या फिर फिलहाल होल्ड करके रखे, आने वाले दिनों में अच्छे मूव्स नजर आएंगे? वेल एनबीसीसी की अगर बात करें स्टॉक अच्छा है एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट एनबीसीसी को ही यहाँ पे मिलता है। जो व्यू एनबीसीसी को लेके है वो पॉजिटिव साइड का। उनकी खरीदारी तकरीबन 121 के अराउंड है और स्टॉक फिलहाल 98 के अराउंड चल रहा है। व्यू मेरा यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव साइड का ही फिलहाल बन रहा है। नाउ एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। तो अगर स्टॉक का नीचे 92 के अराउंड आता है तो, क्योंकि पहले भी 92 के अराउंड का सपोर्ट लेके काउंटर ने 128 तक के लेवल दिखाए थे एंड 121 का लेवल अगर मैं कहूँ तो उस आने में टाइम लग सकता है। सो व्यू यहाँ पे 92 के अराउंड आता है तो एक बार एवरेज करके चलिए। ऊपरी लेवल पे सबसे पहला जो लेवल होगा 110 का होगा। 110 के बाद ये 125 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। 92 के अराउंड आता है तो एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी स्टॉक में। 92 के आसपास आता है तो वहाँ पर आप एवरेज करके चल सकते हैं और ऊपर के लेवल्स भी आपको कुणाल ने बताए हैं। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंकज ने हमें सवाल भेजा है। इनके पास जो शेयर्स है वो है ONGC के 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है। 271 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से टाइम होराइजन क्या रहेगा, इन लेवल्स पर एग्जिट करना चाहिए या फिलहाल होल्ड करके रखिए। ONGC आज निफ्टी का टॉप क्लोजर बना हुआ है कुणाल और 3% से ज़्यादा की गिरावट है और फिलहाल देखिए इनका जो नुकसान है 7,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान ये ONGC में झेल रहे हैं। ONGC ऑयल एंड गैस में आपको किस तरह का लगता है और आने वाले दिनों में क्या लेवल्स नज़र आएंगे? स्पेशली पंकज को क्या सलाह होगी इसके लिए? पंकज जी के लिए सलाह यही होगी, अगर ये ट्रेडिंग या तो पोजिशनल के लिए लिया है तो फिर एग्जिट करके चले, क्योंकि जिस हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग हुआ है प्लस जो प्रीवियस बॉटम था उसके नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो लाइकली चांसेस है ये आपको 248 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और 271 के प्राइस है और अभी स्टॉक 263 है तो मैं कहूँगा एक बार होल्ड करके चलिए। 248 आता है तो वहां पे आप एक बार वापस एवरेज करके जा सकते हो। वहां से बाउंस बैक में ये 270 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो दोनों व्यू मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हैं। प्लस फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये डिविडेंड का भी बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। काफ़ी अच्छी सलाह, टेक्निकल चार्ट्स के साथ आपको फंडामेंटल सलाह भी यहाँ पर कुणाल दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पर ONGC उन्हें लग रहा है। लेवल्स आपको बताएं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।
ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ है एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज ऑप्शन में कहाँ रणनीति बनाई जाए? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है एंड इस स्पेस में से हमें अभी कोलपाल अच्छा लग रहा है। 200 वीकली मूविंग एवरेज पे काफी अच्छा बेस बनने के बाद अभी डेली चार्ट में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से काफी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो कोलपाल का 2180 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये अराउंड 26 के पास ट्रेड कर रहा है, 6 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 66। इसका जो लॉट साइज है 225 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर द ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4500 का एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे अराउंड 9000 के। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आज कोलगेट पसंद आ रहा है राजेश जी को। 2180 की आप यहाँ पर कॉल खरीदे 26 रुपये के प्रीमियम पे। लक्ष्य 66 रुपये तक का, स्टॉप लॉस यहाँ 6 रुपये का लगाइए। अधिकतम मुनाफा 9000 रुपये तक का, और अगर लॉस होता है तो 4500 रुपये तक का यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति सुझाने के लिए। चलिए, इसी के साथ सेबी का एक डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो कोई भी कॉल लेने से पहले अपने जो एडवाइज़र है उनसे सलाह ज़रूर ले लें। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक को हम यहीं समाप्त करेंगे। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।